हेलो एवरीवन, आई पूजा शर्मा वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे डिफेंस की फ्री क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं पूजा शर्मा आप सभी को साइंस की तैयारी करवा रही हूँ। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सेल का हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है जिसमें हमें सेल के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देखनी है। पढ़ते हैं क्या क्या होंगी। पहला है हमारे पास में राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? प्रेजेंट ऑन RER इन साइटोप्लाज्म। हमने इससे पहले RER पढ़ा है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें कि हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। रफ यानी कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे रफ कहते हैं। बिकॉज इनकी वजह से इसकी जो स्किन, जो इसकी सरफेस है वो कैसी हो जाती है? रफ हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन होता है। क्या होता है इनका फंक्शन? प्रोटीन सिंथेसिस का इनका फंक्शन होता है। अगर हम इसे देखें, जैसा कि हमने वहां भी देखा था फोल्डेड प्रोटीन्स बना रहे थे, यहां फिर से देखते हैं किस तरीके से mRNA जो है, mRNA यानी हमारा जो DNA पहले RNA में कन्वर्ट होता है, इसे इंफॉर्मेशन देता है। इसके पास जैसे इंफॉर्मेशन आती है, ये उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए अमीनो एसिड्स की चेन बनाता है और फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस ये कर लेता है। ओके, इसी तरीके से क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। चलते हैं आगे। अब है कुछ फैक्ट्स अबाउट सेल। सेल के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं हमें। नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल की बात अगर हम करें, 44 ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? दे आर क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम सिंपली क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे 44 ऑटोसोम्स प्रेजेंट है, यानी कि 44 नॉर्मल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है? मेल में XY होते हैं एंड फीमेल में XX होते हैं। ओके, यानी कि एक ह्यूमन सेल में, जैसा कि जब हमने क्रोमोसोम्स पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी जो 2 है वो जेंडर स्पेसिफाई करते हैं, और वो 2 कौन से हैं? मेल में होते हैं XY एंड फीमेल के अंदर होते हैं XX। यही क्या करते हैं? किसी इंडिविजुअल का जो जेंडर है उसे स्पेसिफाई करते हैं। फिर देखिए एक गैमेट सेल। गैमेट हमने पढ़ा था, गैमेट क्या होता है? गैमेट होता है एग सेल या स्पर्म सेल जिसे हम कहते हैं, वो गैमेट होता है। गैमेट आर सिंपली रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो सेल्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है उन्हें हम गैमेट कहते हैं। गैमेट में आप एग सेल की बात कीजिए जो कि फीमेल में होता है, एंड स्पर्म सेल की बात कीजिए जो कि मेल में होता है। एग सेल हमेशा फीमेल में होगा एंड स्पर्म सेल हमेशा मेल में होगा। यहाँ हाफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ पाया जाता है। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि गैमेट सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है, बट इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि वहां पे 44 और 2 यानी 46 होते हैं और यहाँ पे केवल 23 ही होते हैं। यानी वहां से डायरेक्ट हाफ, 46 से डायरेक्ट 23, यानी कि क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो गया है यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे देखिए क्या होता है? 22 तो ऑटोसोम्स होंगे, 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। पहले इसका हाफ किया एंड देन इसका हाफ कर दिया, तो इसका हाफ आया हमारे पास में 22 एंड इसका हाफ आया हमारे पास में 1। तो 1 सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑटोसोम्स तो सेम रहना है, बट क्रोमोसोम के अंदर देखिए यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है इसके अंदर मेल के अंदर X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, इसीलिए X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। जबकि यहाँ पे देखिए फीमेल में केवल X की ही पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि दोनों ही X हैं। केवल X की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है, जबकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब स्पर्म 2 टाइप के हो सकते हैं, X और Y, बट एग हमेशा X ही होगा। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेल फॉर्म दिस कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद यानी एग और स्पर्म सेल जब फ्यूज करते हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली पहली सेल, क्योंकि यहां देखिए ये सेल जो है ये हाफ सेल है। हाफ सेल क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एंड ये वाली हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, तो दोनों हाफ हाफ मिलके एक सेल बनाती है। यानी अब जो नई बनेगी सेल उसमें आधे क्रोमोसोम इसके, आधे इसके, 23 फिर से 46 क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो जाते हैं और उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। ओके, तो जाइगोट क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली सेल जो है उसे जाइगोट का नाम देते हैं।
यहाँ देखिए लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। अगर आपको पता है जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है आरबीसी, उसकी लाइफ स्पैन 120 डेज की होती है। 120 डेज एक आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है, यानी उसी ड्यूरेशन के अंदर वो अपना काम करती है और खत्म हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट, WBC फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हमारी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करती हैं। इन्हें इम्यूनिटी सेल्स भी कहा जाता है। ओके, चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या? हमने काफी कुछ पढ़ा था प्लास्टिड्स के बारे में, जो कि प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। वैक्यूल्स में डिफरेंस होता है, सेल वॉल कहीं पाई जा रही कहीं नहीं पाई जा रही है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं। पहला देखिए, सेल वॉल पे, सेल वॉल यहाँ पे नहीं होती है, नो नॉट प्रेजेंट, ओनली हैव सेल सरफेस मेम्ब्रेन। यहाँ केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे सेल वॉल एंड सेल सरफेस मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहाँ दोनों ही प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए और कलर्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो आपको पता है ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है। ग्लूकोज ही बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। और बात करें प्लांट की, तो यहाँ पे स्टार्च फॉर्म के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। प्लांट्स के अंदर स्टार्च फॉर्म में, एनिमल्स के अंदर किस में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल की बात जैसे हमने पहले की थी जब वैक्यूल पढ़ा था। फिर देखते हैं, एनिमल सेल में नॉट यूजुअली प्रेजेंट, यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल समटाइम्स फाउंड, यहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और अगर प्रेजेंट होंगे तो स्मॉल इन साइज होंगे और मोर इन नंबर होंगे, मोर इन नंबर एंड स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल्स। एंड प्लांट सेल की बात करें, लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स, मैंने कहा था यहाँ पे ये फ्लूइड को स्टोर करने का, यानी वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में एक ही होगा लेकिन काफी बड़ा होगा, वन इन नंबर एंड लार्ज इन साइज होगा। नेक्स्ट, शेप की बात करें, कैन चेंज शेप, राउंडेड। जो एनिमल सेल्स होती हैं वो ये मोस्टली राउंडेड होती है, और कुछ होती है जो अपना शेप भी चेंज कर सकती हैं, बिकॉज इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन यहां देखिए, फिक्स्ड शेप्ड रेगुलर, इसका शेप फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या होती है? हार्ड होती है, रिजिड होती है। जैसा हमने पहले पढ़ा है इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर की सेल वॉल कैसी होती है? हार्ड होती है। तो वो क्या करती है? शेप को चेंज नहीं होने देती है। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए आपको एक एनिमल सेल के एनाटॉमी दिखा रहा है, एनिमल सेल कैसा नजर आता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे हैं एंड खूब सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर कोई भी अलग से सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और कोई भी प्लास्टिड आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, इसके बाद देखिए ये आपके सामने एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर आपको सेल वॉल भी दिखेगी और साथ ही के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन भी। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेल वॉल बाहर और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। फिर वैक्यूल देखो एक ही प्रेजेंट है, ओनली वन वैक्यूल इज देयर, और वो भी लार्ज इन साइज, और क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। नेक्स्ट चलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक मेन प्रोसेस है सेल में होने वाला, क्या है ये देखते हैं। It is the process of movement of water from its higher concentration region to its lower concentration region through semi-permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन, मैंने कहा था सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल इसे हम कहते हैं, क्योंकि कुछ ही ये सब्सटेंसेस को अंदर आने की परमिशन देती है। तो यहाँ देखो उसी को हम सेमी परमिएबल कह रहे हैं, क्योंकि अगर सेल के अंदर जाना है तो इस मेम्ब्रेन को तो पार करना पड़ेगा। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। क्या हो रहा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट। ये बेसिकली क्या है? वाटर का मूवमेंट है
फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन रीजन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन। अब हमें पता है वाटर हमेशा हाई अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ मूवमेंट करता है, जहां पानी ज्यादा होगा वहां से वो कम वाले की तरफ मूव करेगा। कंसेंट्रेशन बेसिकली हम अमाउंट ही कह सकते हैं, तो वही देखिए क्या बोल रहा है, हाई कंसेंट्रेशन, पानी जहां हाई कंसेंट्रेशन में है वहां से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है, उसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन एग्जिबिट ऑस्मोसिस आर। अब ये ऑस्मोसिस हो रहा है तो ऑस्मोसिस के लिए बेसिक क्या नीड है हमें, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या है देखते हैं। पहला है आपके पास में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इफ द मीडियम surrounding the cell has higher water concentration then the cell, क्या बोल रहा है, if the medium surrounding the cell, सेल के बाहर जो भी कोई मीडियम है या सेल जिस भी मीडियम में है, सेल के बाहर का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, उसके पास में हायर वाटर कंसेंट्रेशन है, यानी सेल के बाहर पानी का अमाउंट ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो पानी बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। क्या बोल रहा है कि बाहर जो सराउंडिंग है, बाहर जो मीडियम प्रेजेंट है उसमें पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल, तो बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। वापस देखिए क्या बोल रहा है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसेंट्रेशन, यानी जो मीडियम बाहर प्रेजेंट है उसके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, देन द सेल, सेल से ज्यादा है बाहर, तो क्या होगा, देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो सेल क्या करेगा, सेल के अंदर पानी अंदर की तरफ आएगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या कहता है, हायर से लोअर, तो लोअर कहां है, सेल के अंदर, हायर कहां है, बाहर, तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। और इसी टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि ये वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट वो होता है जिसके अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट। ओके, तो वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा, इट मींस ये क्या है, डाइल्यूट है, और ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर सेल को रखा तो सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि पानी अंदर की तरफ आ रहा है उसमें। नेक्स्ट चलते हैं, isotonic solution. If the medium surrounding the cell is of exactly the same concentration as inside the cell, there will be net movement of water across membrane. देखो क्या बोल रहा है, इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल है, सेल के बाहर का जो मीडियम है इसके अंदर एग्जैक्टली सेम वाटर कंसेंट्रेशन है, यानी कि अंदर और बाहर पानी का अमाउंट इक्वल है, ना ही कहीं ज्यादा है ना ही कहीं कम है, तो वहां पे क्या होता है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, वहां पे पानी का कोई मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि बाहर भी उतना ही पानी है अंदर भी उतना ही पानी है, तो पानी का मूवमेंट वहां पर नहीं होगा, रिजल्टिंग इन नो चेंज इन साइज ऑफ सेल। तो इस वजह से ना ही तो सेल फूलेगा ना ही छोटा होगा, सेल जो है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक यानी कि जिस सॉल्यूशन में सेल रखी हुई है, जिस सॉल्यूशन में सेल रखी हुई है, वो जो सॉल्यूशन है जिसमें सेल रखी हुई है उसके जो कंसेंट्रेशन है वाटर की वो सेल के इक्वल है, अमाउंट ऑफ वाटर सेल के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी क्या है, यहाँ पे नेट मूवमेंट नहीं होगा। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक से जस्ट अपोजिट, हाइपोटोनिक से जस्ट अपोजिट, यानी कि if the medium surrounding the cell has a lower water concentration, if the medium surrounding the cell has lower water concentration, यानी कि सेल के बाहर जो पानी है, सेल के बाहर सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, H2O की कंसेंट्रेशन क्या है वहां पे, कम है, सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, सेल में ज्यादा है, तो फिर से वही प्रिंसिपल फॉलो होगा, ज्यादा से कम की तरफ, तो इस बार पानी कहां जाएगा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा, देन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर से, ओके,
इफ द सोल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड, इस टाइप के सोल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं, जहां पे वाटर की अमाउंट कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। जो सॉल्यूट होता है उससे वाटर जब कम होता है, ओके, तो हमने क्या बात की, सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ, तो ये कम ज्यादा जो है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। तो इस वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो वाटर क्या है, बाहर आएगा, तो सेल क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस। ओके, तो आई होप हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ हमारा सेल टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।